हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जगजीत। आई एम हिस्ट्री टीचर। आज हम एम ए 1 सेमेस्टर 2 इसमें पंजाब हिस्ट्री का जो पेपर है उसके बारे में टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर जो है उसमें आपने गुरु पीरियड के बारे में पढ़ा है, गुरु नानक देव जी से लेके गुरु गोबिंद सिंह जी तक का समय। और उसमें गुरु गोबिंद सिंह जी जो हैं उनके आखिरी समय में उनके कांटेक्ट में एक व्यक्ति आया जिसका बाद में पंजाब में बड़ी पॉपुलैरिटी हुई। उसका नाम था बंदा बहादुर। बंदा सिंह बहादुर करके भी पंजाब में उसका नाम जो है वो बड़ा पॉपुलर है। और ये जो हमारा सेकंड सेमेस्टर है इसका फर्स्ट टॉपिक है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट रूल बाय बंदा सिंह बहादुर इन पंजाब। तो इंडिपेंडेंट रूल मीन्स के एक राज्य शक्ति जो बन के सामने आना, उसके बारे में है। बंदा बहादुर जो है ये बेसिकली एक श्रद्धालु था, एक शिष्य था गुरु गोबिंद सिंह जी का। तो कैसे ऐसे हालात बने कि इसने पंजाब में एक आज़ाद राज्य जो है वो स्थापित कर लिया। तो बंदा बहादुर जो है इसके बारे में, इसका जो लाइफ है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले ये बंदा बहादुर जो है ये बेसिकली जम्मू जम्मू जहाँ पे राजपूत लोगों का गढ़ है वहाँ पे इसका जन्म हुआ। जम्मू में रजौरी रजौरी में पूंछ नाम की जगह में इसका जन्म हुआ। और ये एक राजपूत परिवार को बिलोंग करते थे और इनका नाम था लक्ष्मण दास। लक्ष्मण दास एक गरीब परिवार को जो है वो संबंध रखते थे। इनके भाई बहन और भी थे। और जो ज़्यादातर हमने देखा है कि गरीब परिवारों में बच्चों की परवरिश के लिए माँ बाप के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, तो कई बच्चे अपने आप को सेट कर लेते हैं। तो ये लक्ष्मण दास जो हैं ये भी ऐसे अपने दोस्तों के साथ में रोज़ जंगल में जाते थे शिकार खेलने, और जो मिल गया उसको काट के पका के खा लिया। काफ़ी जंगलों में घूमना फिरना इनका होता था। तीरंदाजी बहुत करते थे और निशाना बहुत तेज था इनका। तो रोज का काम था तो रोज जंगल में जाना, किसी जानवर का शिकार करना और उसको काट के उसको पका लेना और उसको खा लेना। ऐसे ही चलता जा रहा था, घर में भी कोई इतनी परवाह नहीं करता था। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे ये काम ये चल रहा था। तो एक समय ऐसा आया जिसके ऐसी घटना हुई जिससे इनकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। एक रोजमर्रा की तरह ये जंगलों में शिकार खेलने गए तो दूर से इन्होंने एक हिरन को देखा। निशाना बहुत तेज था, जैसे ही निशाना लगाया हिरन को वो तीर लग गया। और इन्होंने पास में जाके वो हिरन को काट के जब साफ करना शुरू किया तो वो फीमेल डियर थी, हिरनी थी, और उसके पेट में से 2 बच्चे निकले और तड़प तड़प के इसके सामने मर गए। वो जो एक सीन था वो लक्ष्मण दास के लिए एक बहुत ज़्यादा डरावना सीन बन गया कि मैंने कैसे किसी जानवर की हत्या करके उसकी आने वाली ज़िंदगी, उसके बच्चों की ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। बहुत शॉकिंग हो गया इनके लिए कि मेरा शिकार खेलना इतना ज़रूरी तो नहीं था कि मैं किसी को मार के खा जाऊँ। फिर दिमाग में आया कि मैं तो हर रोज़ कितने जानवरों को मार के काट के खा जाता हूँ, तो उनकी भी अपनी ज़िंदगी है, उनका भी अपना परिवार है। मैं कितने जानवरों का परिवार ख़राब कर देता हूँ सिर्फ अपना पेट भरने के लिए। कि संसार में इतना कुछ बना है हमारे खाने के लिए, क्या हम इन जानवरों को, जीवित जानवरों को मार कर ही खाएंगे? तो ये सोच के इनका मन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। इधर उधर घूमना शुरू कर दिया, घर में जाना भी बंद कर दिया, बातचीत करना कम कर दिया। ऐसे बॉडी में भी बड़ी चेंजेस आए, जैसे कई कई दिन तक खाना नहीं खाया, दाढ़ी बढ़ गई। तो ऐसे कई लोगों ने इनको जो है वो माधो दास करके बुलाना शुरू कर दिया। जैसे लोगों को ये लगा कि ये बिल्कुल ही जो है ये कट कट चुके हैं ज़िंदगी के साथ में से, तो इनको जो है वो एकदम से सन्यासी का जीवन इन्होंने व्यतीत करना शुरू कर दिया। ऐसे में चलते रहते थे, चलते चलते फिर एक टिल्ले के पास पहुँचे। वहाँ पे एक जोगी का टिल्ला था, जोगी का नाम था औगड़नाथ। जो ये जोगी थे औगड़नाथ, उनसे ये मिले और वहाँ पे इन्होंने जाके उनको गुरु साध लिया अपना और उनके पास तपस्या करने लगे। वो औगड़नाथ जो हैं उनको, उनके क्या रिवाज था कि वो कानों में बड़े बड़े बाले पहनते थे। कान
फट जाते थे बाले पहनने से, उनको कन पाटे जोगी भी कहते हैं पंजाब में, या उनको टिल्ले वाले जोगी कहते थे। उनका ये होता था कि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी तपस्या करके उन्होंने बहुत सी शक्तियाँ हासिल की हुई थी। तो ये जो लक्ष्मण दास से माधो दास जो बन गए थे, इन्होंने भी उनके साथ रह के बड़ी तपस्या की और बड़ी बड़ी शक्तियाँ हासिल कर ली। और फिर इन्होंने क्या किया, औगरनाथ के बाद में इनको गद्दी पे बैठने का मौका मिला। अब देखो, जो शक्तियाँ होती हैं उनको अगर हम अच्छे रूप में यूज़ करते हैं तो किसी का भला हो जाता है, पर जो व्यक्ति शक्तिशाली है वो जिस तरह से अपनी शक्ति को यूज़ करेगा उसी तरह से उसकी इमेज बन जाएगी। तो इनके पास में कुछ अच्छा करने वाला था नहीं, तो इन्होंने आते जाते लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। ये औगरनाथ के पास काफ़ी समय रहे और वहाँ पे उन्होंने कई विद्याएं सीखी, तपस्या की, बहुत सी शक्ति हासिल कर दी। और ये औगरनाथ के बहुत मतलब एक करीबी चेलों में से एक थे। तो औगरनाथ के बाद में जो माधो दास हैं, इनको जो गुरु माना गया, इनको वो जो कन पाटे जोगी हैं उनका मुखिया बना दिया गया। अब इतनी शक्ति है इनके पास में, इतनी विद्याएं हासिल की हुई हैं। तो देखो, जो एनर्जी है उसको इंसान यूज़ करता है, जिसको इसका सही प्रयोग आता है वो उसको पॉजिटिव यूज़ करेगा, जिसको नहीं पॉजिटिव यूज़ आता वो नेगेटिवली उसको यूज़ करेगा, पर शक्ति जो है वो यूज़ करेगा इंसान। तो ये जो माधोदास जो है, ये इन्होंने अपना डेरा जो है वो नांदेड़ में बनाया हुआ था। वहाँ पे इतनी शक्ति है तो ये आते जाते लोगों को परेशान करते। कई बारी दूर से उनके जैसे औरतें खास करके घड़ा भर के लेके आती थी पानी का, तो पानी के घड़े तोड़ देते, दूर से लोगों को पता न चलता कि कैसे हो गया। तो बड़े परेशान थे लोग कि ये मतलब इतनी दूर से पानी भर के लाते हैं या लकड़ी उठा के लाते हैं। अगर कोई इनको बोलने जाता कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो अपनी विद्याओं के साथ में या अपनी शक्ति के साथ में उनको और परेशान करके रख देते। तो एक तरह से सारा इलाका जो है वो बड़ा परेशान था कि अब करें क्या। तो ऐसे में पंजाब के जो गुरु हैं, गुरु गोबिंद सिंह, सिखों के गुरु गुरु गोबिंद सिंह जो हैं, वो 1707 1708 में वो साउथ की तरफ आए। भारत के जो दक्षिणी भाग हैं उसमें जो औरंगजेब का बेटा था अकबर टू, उसके साथ आने का गुरु गोबिंद सिंह जी को मौका मिला। तो वो नांदेड़ के इलाके में आए। यहाँ आके जो वो आए किसके साथ थे, वो औरंगजेब के बेटे के साथ में आए थे। वो तो अपना कैंपेन खत्म करके यहाँ से चला गया, पर गुरु गोबिंद सिंह नांदेड़ में ही रह गए। क्योंकि नांदेड़ में जब वो पहले रहे थे तो वो लोगों को कुछ जो अपने विचार सुनाते थे, बातचीत करते थे, लोग इनके श्रद्धालु बन गए। तो वहाँ पे एक मुसलमान पठान था, उसको लगा कि ये जो गुरु गोबिंद सिंह है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो इस्लाम के खिलाफ लोगों को भड़काता है, मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काता है। तो उसने गुरु गोबिंद सिंह के पेट में छुरा मार दिया। तो उसकी वजह से गुरु गोबिंद सिंह जो है ये जख्मी हो गए। जख्म काफ़ी बड़ा था तो उसको भरने में समय लग रहा था। तो गुरु गोबिंद सिंह नांदेड़ में ही रहे। जब उनका ये जख्म जो है वो भर रहा था तो वो आराम कर रहे थे, तो बहुत से लोग उस दौरान उनसे मिलने आते। तो ऐसे में कुछ लोगों ने गुरु गोबिंद सिंह के पास अर्ज किया, उनको रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पे एक व्यक्ति है माधो दास जो हमें बहुत परेशान करता है। आपकी शख्सियत को देख के लगता है कि आप उसको काबू में कर सकते हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। गुरु गोबिंद सिंह को लगा कि ऐसा क्या व्यक्ति आ गया जो लोगों को परेशान करता है, आम लोगों की ज़िंदगी परेशान हो रही है, तो मैं मिलके देख लेता हूँ अगर कुछ बनता है। तो गुरु गोबिंद सिंह जो है वो गए माधोदास के पास में। माधोदास को लगा कि हाँ, ये कोई मुझे मिलने आए हैं, तो ये अपने आप को मतलब दिखाना चाहते हैं कि मैं बड़ा पीर हूँ। तो माधोदास ने अपनी कई विद्याएं इनके ऊपर चलाने की कोशिश की। नहीं तो कई बार ये सुना जाता था वो लोगों को ऐसे घुमा देता है, चक्कर में डाल देता है। तो उसने जितनी भी विद्याएं गुरु गोबिंद सिंह के ऊपर चलाने की कोशिश की, तो वो सारी की सारी असफल हो गई, कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो माधोदास को ये बहुत बड़ी बात लगी कि मेरी इतनी बड़ी बड़ी विद्याएं, इतनी बड़ी मेरी शक्तियाँ
सारी इनके सामने जो है फेल हो गई हैं, इसका मतलब ये मेरी शक्तियों से बड़ा कोई शक्तिशाली व्यक्ति है। तो वो उनके पैरों में गिर गया, गुरु गोविंद सिंह के पैरों में। उनसे पूछने लगा कि आप बताइए आप कौन हो। गुरु गोविंद सिंह ने बोला, अब तू बता दे मैं कौन हूँ। तो उसने बोला, आप गुरु गोविंद सिंह हैं, आप पंजाब से आए हैं। तो गुरु जी बोले हाँ। तो गुरु जी बोले, अब तू मुझे अपना परिचय दे, तू कौन है। तो माधोदास जो है उसकी सारी शक्तियाँ गुरु गोविंद सिंह के सामने जो है वो खत्म हो चुकी थी। तो उसने गुरु जी के चरणों में गिर के कहा, मैं आपका बंदा, बंदा मतलब आपका नौकर, आपका गुलाम। तो उसके बाद में वो गुरु गोविंद सिंह के साथ में जुड़ गया, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में रहने लगा। गुरु गोविंद सिंह ने उनको, जैसे खालसा पंथ की स्थापना पहले की थी 1699 में, ऐसे ही उन्होंने माधोदास को भी अमृत छकाया, उसको सिख बना दिया और उसको एक नया नाम दिया। वो नाम था गुरबख्श सिंह। और गुरबख्श सिंह पहले से ही तीरंदाजी, तलवारबाजी बहुत अच्छे से जानता था, घुड़सवारी जानता था। तो इसलिए गुरु गोविंद सिंह जो है उनको बड़ा विश्वास था कि ये पंजाब में चलकर बहुत बढ़िया काम करेगा। तो वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं वो लोगों को तीरंदाजी करना सिखाते थे, लोगों को नई नई चीज़ें सिखाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि जो लोग तीरंदाजी कर रहे थे, तो गुरु गोविंद सिंह को लगा कि मैं तीर चला के दिखाता हूँ उनको। अब वो काफ़ी ठीक हो चुके थे, पर जैसे ही उन्होंने तीर ऐसे खींचने की कोशिश की तो उनका जो जख्म था वो खुल गया। खुलने से बहुत ज़्यादा जख्म में, जैसे आजकल हम इन्फेक्शन कह देते हैं, वो भर नहीं पाया। और वहीं पे गुरु गोविंद सिंह, बहुत ज़्यादा हालत उनकी ख़राब थी, उनको लग रहा था कि अब मैं बच नहीं पाऊँगा और पंजाब वापस नहीं जा पाऊँगा। अगर वो पंजाब वापस नहीं जाते हैं तो ऐसे में पंजाब के लोगों को क्या लगेगा कि हमारा गुरु भाग गया, हमारे जो गुरु हैं जिसको हम इतनी अहमियत देते थे वो मुसलमान बादशाहों के डर से भाग गया, उसको जुल्मों से वो अपने आप को राहत दिलाना चाहता था। क्योंकि आजकल की तरह इंटरनेट नहीं है, पता नहीं चलता इंसान कहाँ गया, इतनी दूर गए हैं वापस नहीं आएंगे, तो लोगों को यही लगेगा कि वो कहीं भाग गए हैं। तो उन्होंने उस समय गुरबख्श सिंह को बुलाया और उनको बोला कि आप मेरे बाद यहाँ से सीधे पंजाब चाहिए और वहाँ पे पंजाब के जो लोग हैं उनको मुग़लों के जुल्मों से बचाइए। तो उन्होंने अपने तरकश में से 5 तीर निकाल के गुरबख्श सिंह को दिए और अपने 5 बढ़िया सिपाही गुरबख्श सिंह के साथ अटैच कर दिए। और कुछ लोग और जो हैं उन सबको बोला कि आप सारे के सारे जो हो गुरबख्श सिंह के साथ में पूरी पूरी जो है जिम्मेदारी के साथ काम करोगे और पंजाब के जो लोग हैं उनको जुल्मों से बचाओगे, मुग़लों के जुल्मों से। और पंजाब का जो वातावरण है, वातावरण जिसको हम कह सकते हैं कि कानून वगैरह जो सब कुछ है वो अच्छे से चलना चाहिए। तो थोड़ी ही देर बाद जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं उनकी मृत्यु हो गई, ख़त्म हो गए वो। और जो ये गुरबख्श सिंह है, इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी समझी कि मेरे गुरु ने मुझे एक बड़ी ज़िम्मेदारी दी है, उसको निभाने के लिए वो सारे के सारे जो व्यक्ति थे जो पंजाब वापस जाना चाहते थे उनको साथ लेके, और 5 जो गुरुजी ने अपने जो बड़े वीर सिख जो हैं उनके साथ में जोड़े हुए थे उनको लेके वो महाराष्ट्र नांदेड़ से पंजाब की तरफ कूच कर गए। जैसे जैसे लोगों ने उनको सुनाना शुरू किया कि गुरु गोविंद सिंह जी की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आई, पंजाब में जो लोग हैं उनको मुग़लों के जुल्मों का शिकार होना पड़ रहा था, तो वो जो जैसे जैसे सुनता आ रहा था उसके मन में बहुत ज़्यादा जो ऐसे विचार आ रहे थे कि मैं गुरु जी के बच्चे जिनको बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया उनका बदला लूँ और पंजाब के लोगों की जान को बचाऊँ। तो वो पंजाब में एंटर किए, जो आजकल मॉडर्न हरियाणा का इलाका है, कपूरी, सिढौरा, समाना, इन सारे इलाकों से होते हुए, इन सारे इलाकों के ऊपर हमले करते हुए वो पंजाब के अंदर जो है वो एंटर किए, क्योंकि हरियाणा पंजाब ही था। तो ये सारे इलाकों को जीतते हुए फाइनली 1710 में वो पहुंचा सरहंद। सरहंद जिसको हम फतेहगढ़ साहिब भी कहते हैं, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट प्लेस है
बंदा बहादुर, जिसको हम ये गुरबख्श सिंह है, जब पंजाब में ये आया तो अपने आप को ये बंदा कहता था, मैं गुरु का बंदा हूँ। तो लोगों ने देखा कि इतना बहादुर है ये, जहाँ कहीं भी जाता है वहाँ सारे इलाकों को जीत लेता है, कहीं भी जुल्म होते पता चलते हैं वहाँ पे जाके लोगों को जुल्मों से बचाता है। तो लोगों ने पंजाब में इसको क्या कहना शुरू कर दिया, बंदा बहादुर। बंदा बहादुर जो है 1710 में कहाँ पहुँचा, जहाँ गुरु जी के छोटे साहिबजादों को शहीद कर दिया गया था, जिंदा उनको दीवारों में चिनवा दिया गया था। सरहंद के सूबेदार वजीर खान ने उनको चिनवाया था। तो बंदा बहादुर ने उनको ओपनली उनको ललकारा कि मैं तेरे सामने आया हूँ, मैं अपने गुरु के जो बच्चे हैं उनका बदला भी लेना चाहता हूँ और बाकी जो पंजाब के लोग हैं उनको तेरे जुल्मों से बचाना चाहता हूँ। क्योंकि वो बड़ी बेरहमी से लोगों को जो है इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर करता था। अगर कोई नहीं मानता था तो उसके ऊपर बड़े जुल्म किए जाते थे। तो बंदा बहादुर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था ये, क्योंकि उसके पास बहुत कम सेना थी और वज़ीर खान के साथ बहुत बहुत ज़्यादा सेना थी। पर फिर भी बंदा बहादुर ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। उसके बहुत से सैनिक मारे गए, हथियार ख़त्म हो गए, पर फिर भी बंदा बहादुर जो है उसने जीत हासिल की। बहुत बहुत बड़ा उसको लॉस हुआ, पर फिर भी उसने वज़ीर खान को ख़त्म किया और सरहंद की लड़ाई जो जीती, उसके बाद में पूरे पंजाब में उसका एक नाम, उसका एक पूरा का पूरा एक फेम बन गया। लोग दूर दूर तक उसके नाम से वाकिफ़ हो गए कि बंदा बहादुर जो है ये एक फौलादी आदमी है, ये गुरु गोबिंद सिंह का ऐसा बंदा है जो हमारी रक्षा के लिए आया है, कभी भी अपने बारे में नहीं सोचता, हमेशा अपने गुरु के नाम पे कुछ भी उसको काम करने को मिलता है तो वो सारे काम करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर बंदा बहादुर जो है उसने पंजाब के और इलाकों को जीता जहाँ पे मुग़लों का राज था, मुग़लों के जुल्म ज़्यादा थे, वो सारे इलाके उसने जीत लिए। और ये इलाके देखो जीत लिए, कई बारी हम कहते हैं कि ये राज्य राज्य स्थापित करने के लिए एक कैपिटल होना चाहिए, एक राजधानी होना चाहिए। तो बंदा बहादुर ने, आजकल मॉडर्न हरियाणा में एक इलाका है उसका नाम था मुखलिसपुर। मुखलिसपुर का इलाका था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा किला था, उस किले का नाम था लोहगढ़। लोहगढ़ का किला जिस जगह पे था उस जगह का नाम था मुखलिसपुर। और बंदा बहादुर ने इसको अपनी कैपिटल बनाया, अपनी राजधानी बनाया। ये मुखलिसपुर एक टाउन भी है एमए के सिलेबस में। तो मुखलिसपुर वॉज द कैपिटल ऑफ बंदा बहादुर। बाद में इसका नाम जो है ये लोहगढ़ के नाम से पॉपुलर हो गया शहर। तो बंदा बहादुर जो है 1716 तक लगातार और नए इलाकों को जीतता गया, आगे बढ़ता गया, कभी उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो 1716 में उस समय मुगल बादशाह था फारूक सियर। फारूक सियर को ये लगा कि पंजाब में सारी की सारी मुगल टेरिटरी जो है उसके ऊपर कब्जा करते जा रहा है बंदा बहादुर। और पंजाब के जो लोग हैं, कईयों ने टैक्सेस देने बंद कर दिए, कई ऐसे लोग थे जिन्होंने मतलब पहले बहुत से लोग मुगलों के अत्याचारों से डरते थे, तो वो बड़ी मतलब कभी मना नहीं करते थे किसी भी काम के लिए। तो फारूक सियर के पास बहुत सी रोज़ रिपोर्टें पहुंचती थी कि ऐसे पंजाब में बंदा बहादुर करके एक आदमी है जो गुरु का बंदा कहता है अपने आप को और जगह जगह पे जाके अटैक करता है। तो ऐसे में फिर फारूक सियर ने अनाउंसमेंट कर दिया बहुत बड़ा कि बंदा बहादुर कहीं भी मिले उसको पकड़ के दिल्ली लेके आया जाए और ऐसे बुरे हालात में उसको दिल्ली लेके आया जाए ताकि लोग दूर दूर से उसको देख सकें कि इसकी क्या हालत है। इतना डर हो जाए लोगों के अंदर कि कोई भी दोबारा ऐसे हिम्मत ना कर सके कि बंदा बहादुर की तरह जो है वो मुग़लों की टेरिटरी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश ना कर सके। तो 1716 में बंदा बहादुर जो है उन्होंने अटैक किया था गुरदास नंगल पे। गुरदास नंगल ये जो पंजाब का जो माझा इलाका है वहाँ पे पड़ता है। तो वहाँ पे गुरदास नंगल पे जब बंदा बहादुर ने अटैक किया, उसके पास सेना बड़ी कम थी, तो वहाँ से फारूक सियर ने अपनी सेना दिल्ली से और सेना भेज दी। तो बंदा बहादुर के जो सैनिक हैं उनके पास खाने की भी कमी हो गई, हथियारों की भी कमी हो गई। तो कई बारी सैनिकों ने बोलना कि हमें यहाँ से चलना चाहिए।
हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। कई बार ये भी सुनने में आता है कि बंदा बहादुर ने बोला कि कोई बात नहीं, कोई जानवरों को मार के काट के खा लो आप, हम ऐसे वापस नहीं जाएंगे। जो हमने एक बार लिया है फैसला कि हम यहाँ पे तड़े रहेंगे, तो बंदा बहादुर के कई सैनिक जो हैं वो कई तो मर गए, कई जाने लग गए वहाँ से। और उनके साथ जो 5 व्यक्ति गुरु गोविंद सिंह ने भेजे हुए थे, वो भी जो है बंदा बहादुर के खिलाफ हो गए। उस समय उन्होंने बोला कि जानबूझ के अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। वो भी बंदा बहादुर का साथ छोड़ के चले गए। पर बंदा बहादुर ने वहाँ से अपना जो वहाँ पे उन्होंने एक अपना हमले का जो काम किया हुआ था उसको ख़त्म नहीं किया, और एंड में जो है फारूक सियर की सेना ने उनको कैद कर लिया। बंदा बहादुर कोई उसने भागने की कोशिश नहीं की, एक कैदी बन गया। तो ऐसे में जो फारूक सियर की फ़ौजें दिल्ली से आई थी, उन्होंने बंदा बहादुर को बड़ी बड़ी बेड़ियों में जकड़ लिया, पैरों को बांध दिया, हाथों को बांध दिया, क्योंकि उनको डर था कि अगर इसको खुला रखा, पिंजरे में डाला, पिंजरे में भी अगर इसको खुला रखा तो ये कोई ना कोई नुकसान कर देगा। इतना डर था उनके दिल में। और कई लोग ये बोलते हैं कि उनके ऐसे कालक लगा दी सारी बॉडी के ऊपर, ताकि उनको दूर से लोगों को दिख सके कि ये बंदा बहादुर की क्या हालत की है। और उनको पिंजरे में डाल के बड़े बड़े हाथियों के ऊपर जो है वो ले जाया गया, ताकि दूर से लोगों को नज़र आ सके कि देखो बंदा बहादुर की क्या हालत हो रही है। जितनी ये हिम्मत दिखा रहा था उतना ही उसका जो है वो बुरा हाल किया जाए। और ऐसे करके पंजाब से उसको दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली ले जाके जो फारूक सियर बादशाह था उसके सामने पेश किया गया। बंदा बहादुर को कंडीशंस उसके सामने रखी गई कि तू अपना धर्म बदल के इस्लाम कबूल कर ले। तो बंदा बहादुर ने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया। और बंदा बहादुर के साथ में कई उसके साथी थे, और उसका एक छोटा बच्चा था 4 साल का, अजय सिंह। तो फारूक सियर के कहने पर जब उसने अपना धर्म बदलने से मना कर दिया, उसने कहा जो धर्म मेरे गुरु ने दिया है मैं उसी धर्म में रहूँगा। तो ऐसे में उसके सामने ही उसके 2 व्यक्तियों को मार दिया गया। बंदा बहादुर गुरबाणी का पाठ करते रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके गोद में बैठे बच्चे के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए, पर बंदा बहादुर ने एक बार भी नहीं बोला कि मेरे बच्चे को छोड़ दो। वो गुरबाणी का पाठ करते रहे। उसके बाद में बंदा बहादुर को भी बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया, शहीद कर दिया गया उनको। पर बंदा बहादुर ने एक बार भी अपने लिए, अपनी जान के लिए कभी भी उनको जो है वो विनती नहीं की। उनको ये लगा कि मेरे गुरु के तो 4 बच्चे ख़त्म हुए, मेरा एक बच्चा जो है कोई बात नहीं, मैं लुटाऊंगा। मैं अपने गुरु की जो प्रतिज्ञा की हुई है कि हम अपना धर्म नहीं बदलेंगे, हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। तो ऐसे में 1716 में बंदा बहादुर जो है उनकी भी जो मृत्यु हो गई। पर पंजाब में सिखिज़्म की बहुत एक बुलंद एक तजवीज़ बन गई। पंजाब में अगर गुरु गोबिंद सिंह के बाद कोई और ना आता, कोई और सिखों के लिए कुछ ना करता, तो शायद सिख धर्म इतना फैला हुआ ना होता जितना आज है। तो बंदा बहादुर की जो कुर्बानी है, बंदा बहादुर की जो हिम्मत है, उसकी वजह से पंजाब में जो सिख धर्म है वो एक बहुत ज़्यादा बुलंदी पे पहुंचा, और मुग़ल बादशाहों के लिए एक बहुत बड़ी करारी चोट जो है। हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज़ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट रूल अंडर बंदा सिंह बहादुर एंड इट्स सपोर्टिव मेजर्स। तो बंदा सिंह बहादुर जो है जब वो पंजाब में पहुंचे, बंदा सिंह बहादुर नाम जो है पंजाब गवर्नमेंट ने इनको बाद में दिया। वैसे बंदा बहादुर नाम जो है वो ज़्यादा पॉपुलर रहा। तो बंदा बहादुर जो है इन्होंने अलग अलग इलाकों को जीता, मुग़लों के कब्ज़े से उसको छुड़वाया। तो ऐसे में देखिए इन्होंने अपनी एक कैपिटल बना दी। जब कोई इंसान अलग अलग इलाकों को जीत के उनको कंपाइल्ड करके रखना चाहता है, तो उसको उसकी कैपिटल बना के, इसका मतलब एक आज़ाद राज्य स्थापित हो गया। तो बड़े लोग इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि बंदा बहादुर जो है, गुरु गोबिंद ने बोला था कि तू कभी अपना नया धर्म नहीं चलाएगा,
कभी भी जो है अपने नाम का जो है वो कुछ अलग से कोई काम नहीं करेगा। तो इसने देखो जी अपने आप को बादशाह के तख्त पे बैठना शुरू कर दिया, इसने अपनी राजधानी बना ली, इसने अपना आज़ाद राज्य बना लिया। इसके लिए सपोर्ट ये मेजर हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर वो इन इलाकों को जीत के बाद में छोड़ देता तो फिर मुगलों के कब्जे में आ जाते। तो मुगलों को उन वहाँ से निकाल के उनको अपने अंडर करके उनको कंपाइल्ड फॉर्म में रखना, उसको एक राज्य को जो है जोड़ के रखना, तो उसको एक राजधानी चाहिए थी। उसने राजधानी बनाई, पर कभी भी उसने अपने नाम के साथ में बादशाह, महाराजा, राजा शब्द कभी नहीं लगाया। सिर्फ उस राज्य को, उस इलाके को बचाए रखने के लिए उसने एक राजधानी स्थापित की। हाँ, उसने सिक्के जारी किए। कोई भी राजा जो होता है वो अपने नाम के सिक्के जारी करता है, वो अपने राज्य को बढ़ाने के लिए सिक्के जारी करता है। पर यहाँ पे जो बंदा बहादुर के फेवर में बात जाती है कि बंदा बहादुर ने सिक्के जारी किए, उसने करेंसी जारी की, पर कभी भी अपने नाम की करेंसी नहीं, ना किसी के ऊपर अपनी फ़ोटो लगवाई। उसने गोबिंद शाही और नानक शाही दो तरह के सिक्के जो है वो चलाए, ताकि पंजाब में जो उसका इंडिपेंडेंट रूल तो है, पर हमेशा उस रूल में उसने गुरु गोबिंद सिंह को और गुरु नानक देव को जो है वो हमेशा याद रखा। उन्हीं को अपना गुरु मान के इस राज्य को चलाया उसने। इसके अलावा अगर वो इंडिपेंडेंट राज्य ना स्थापित करता तो मुगलों के पास में पंजाब के लोगों को बार बार जाना पड़ता था, उनको न्याय के लिए जाना पड़ता था, अलग अलग इलाकों का जो टैक्सेस है वो सारा मैनेज करना पड़ता था। अब जब बंदा बहादुर ने एक आज़ाद राज्य स्थापित कर लिया तो वो सारे कानून के कार्यवाही जो है वो खुद करता था। जो लोग इतनी दूर तक जाते थे उनका सारा का सारा काम पंजाब से होने लग गया। इसके अलावा मुगलों का आगे जो है और जुल्म बढ़ते, इससे भी उसको बचाने के लिए उसने जो है वो इंडिपेंडेंट रूल जो है वो इस्टेब्लिश किया। पर कभी भी उसने अपने जो ये इंडिपेंडेंट रूल का कभी भी गलत फ़ायदा नहीं उठाया, कभी लोगों के ऊपर उसने अत्याचार नहीं किया। जैसे लोगों ने उसके पास गुहार लगाई कि ये इलाके में हमें मुग़ल तंग कर रहे हैं, वो हमेशा वहाँ पहुँच जाता। या जिन इलाकों में गुरु गोबिंद सिंह जी ने कई चीज़ें शुरू की हुई थी उनको वैसे का वैसे उसने चलने दिया या उनको और आगे बढ़ाया। गुरु गोबिंद सिंह के सिद्धांतों को हमेशा उसने आगे बढ़ाने की कोशिश की। कभी भी उसने अपने आज़ाद राज्य के बल पर अपने आप को कोई बढ़िया राजा या कोई और बड़े जो कोई बढ़िया महंगे कपड़े नहीं पहनने शुरू किए, कोई उसने बड़ा सिंहासन नहीं बनाया, ऐसा कुछ नहीं किया। वो हमेशा अपने आप को गुरु गोबिंद सिंह का एक सिपाही, गुरु गोबिंद सिंह का एक गुलाम समझता था। तो इसलिए पंजाब में जो इंडिपेंडेंट रूल इसने इस्टेब्लिश किया उसके बहुत ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज़ तो बहुत करते हैं, पर अगर आप उसको पॉजिटिवली देखेंगे तो बंदा बहादुर ने ये एक बहुत ही बढ़िया काम किया, जिसकी वजह से पंजाब में जो सिख लोग हैं उनको काफ़ी सालों तक जो है इस चीज़ का बेनिफिट वो दी गई। इसके बाद में बंदा बहादुर जो है उसके कई फॉलोअर्स थे, बंदा बहादुर के फॉलोअर्स थे। तो दो ग्रुप बन गए, एक बन गया बंधई खालसा, एक बन गया तत खालसा। बंधई खालसा जो बंदा बहादुर के फॉलोअर थे, तत खालसा जो गुरु गोबिंद सिंह के फॉलोअर थे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? गुरु गोबिंद सिंह जो है उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना जब की थी 1699 में, तो उन्होंने क्या बोला कि जब भी एक दूसरे से मिलेंगे क्या बोलेंगे हम? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और गुरु गोबिंद सिंह ने कुछ भी ऐसे खाने को मना नहीं किया था, जो भी इंसान जो खाना चाहता है वो खा सकता है। और गुरु गोबिंद सिंह जी जो है उन्होंने और उनके कई श्रद्धालुओं ने जो खालसा पंथ की स्थापना के समय नीले रंग के कपड़े जो है वो पहने हुए थे। तो ये एक चलन बन गया था कि जो भी व्यक्ति सिख है, खालसा पंथ में शामिल होता है, वो नीले रंग के कपड़े पहनेगा। इसके अलावा कोई भी इसमें शामिल होगा तो वो पराई स्त्री की तरफ बुरी नज़र नहीं डालेगा और कोई भी नशा नहीं करेगा।
तो जो बंदा बहादुर हैं, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा दिए गए जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, उनमें थोड़ा सा बदलाव किया। क्या बदलाव किया? उन्होंने अपने श्रद्धालुओं को बोला कि आप नीले रंग की जगह पे लाल रंग के कपड़े पहनना शुरू कर दो, क्योंकि जो भी नीले रंग के कपड़े दाढ़ी मूंछों वाले व्यक्ति पंजाब में दिखते थे, मुगलों के सैनिक उनको पकड़ लेते थे, मार देते थे। तो इस चीज़ से बचाने के लिए बंदा बहादुर ने बोला कि आप लाल रंग के कपड़े पहनो। इसके अलावा बंदा बहादुर अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी देख चुके थे कि जानवरों को मार के खाने का हमें क्या फ़ायदा। तो उन्होंने अपने लोगों को बोला कि आप मांसाहारी जो खाना है वो मत खाओ, आप जो फल हैं, सब्जियां हैं, उनको खाओ, बहुत कुछ है खाने के लिए हमारे पास। तो ऐसे में कई लोगों को लगा कि उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के प्रिंसिपल को बदल दिया है। इसके अलावा कईयों ने बोला कि गुरु गोविंद ने इनको बोला था कि आप पराई स्त्री की तरफ बुरी नज़र नहीं डालोगे। इन्होंने शादी कर ली, घर बना लिया, इनका एक बच्चा था। तो उसके लिए ये था कि बंदा बहादुर ने कभी किसी स्त्री के साथ में बुरा व्यवहार नहीं किया था। एक लड़की के पिता खुद उनके पास प्रस्ताव लेके आए थे अपनी लड़की के साथ शादी कराने का, वो डोगरा राजपूत ही था। तो उनके कहने से बंदा बहादुर ने उनकी बेटी के साथ शादी की, उसको अपने घर में रखा और उनका एक बेटा था, उनका परिवार था। गुरु गोविंद सिंह ने परिवार बनाने से कभी मना नहीं किया था। तो ये दो जो ग्रुप थे, बंदई खालसा, तत खालसा, ये थोड़ा सा इनमें एक दूसरे के साथ में मन मुटाव रहे। 1716 में बंदा बहादुर की जब मृत्यु हो गई तो पंजाब में कोई संभालने वाला नहीं था, फिर से मुगलों के जुल्म बढ़ने लग गए। तो ऐसे में एक व्यक्ति सामने आया, भाई मती दास। उसको ये लगा कि ये आपस में लड़ रहे हैं सिख। उसने इन सबको बुलाया और उनको समझाया कि आप बंदा बहादुर के नाम पे एक अलग ग्रुप बना के बैठे हो। बंदा बहादुर ने तो खुद गुरु गोविंद सिंह के जो उनकी बनाई हुई जो सिद्धांत हैं उनको मेंटेन रखने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, अपने बच्चे की जान की बाजी लगा दी। आप उसके नाम पे अलग ग्रुप बना रहे हो। उसने इन दोनों को ज्वाइन करा दिया और इसको एक नया नाम दिया, दल खालसा। दल खालसा was a combined form of तत खालसा एंड बंधई खालसा। और फिर वो आगे चल पड़ा ये सिलसिला और उसमें फिर से एक डिवीजन हुआ, फिर बट गया वो। पर अब वो कोई सिद्धांतों के बेस पे नहीं, सिर्फ उम्र के बेस पे। जो कोई व्यक्ति 40 साल से कम थे उनको तरुणा दल का नाम दिया गया। जो जवान हैं, जो घुड़सवारी कर सकते हैं, तलवारबाजी कर सकते हैं और पैसा कमाने जा सकते हैं, और दूसरे जो 40-45 साल की उम्र से ज़्यादा हैं, बड़े हैं, उनको बुड्ढा दल, वो अलग एक ग्रुप बन गया। जो क्या काम करेंगे? गुरुद्वारों की साफ सफाई करेंगे, पाठ करेंगे, कीर्तन करेंगे, लंगर का इंतज़ाम करेंगे और सबके रहने का इंतज़ाम करेंगे। ये दो ग्रुप बन गए दल खालसा के बाद में, बुड्ढा दल, तरुणा दल। थैंक यू।